Hey guys, very good evening to all of you. Very good afternoon. होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। So today we are going to discuss about the DNA sequencing. आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है DNA sequencing. ठीक है. So कैसे हैं आप लोग? ओके, फाइन. काफी लोग ठीक ठाक है. गुड आफ्टरनून जी. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डीएनए सीक्वेंसिंग और आज जो है हम डीएनए सीक्वेंसिंग के ऊपर चर्चा भी करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो समझ में भी आएगा और नहीं भी आता है तो आप जो है रिकॉर्डिंग्स के साथ समझ सकते हो. एम ए ऑडिबल? ओके, ग्रेट. सीक्वेंसिंग क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीक्वेंसिंग? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सीक्वेंसिंग से क्या समझते हैं? अगर मैं सीक्वेंसिंग बोल रहा हूँ तो इसे आपका मतलब क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीक्वेंसिंग? एक के बाद एक अरेंजमेंट ऑफ द बेस पेयर्स. ओके. ऑर्डर, मैनर, न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेसिस को पता करना. ऑर्डर, एटीजीसी. अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स तो कैसे भी हो सकते हैं. बेस पेयर. जब भी सीक्वेंस की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की बात करते हैं. ध्यान रहे कि whenever we talk about the sequencing, that means कि जब सीक्वेंस होता है तो वो सीक्वेंस एक ऑर्डर्ड में होगा और वो ऑर्डर क्या है उसकी बारे में जानकारी. अब जरा ध्यान रखो कि सीक्वेंसिंग पढ़ने की जरूरत क्यों है. क्यों जरूरत है इसकी भी जानने से, ये समझने के लिए आप जरा देखो कि मैंने किसी एक डीएनए सोर्स से, कोई भी एक सोर्स था, मैंने उससे क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया. अब डीएनए जैसे हमने आइसोलेट कर लिया है, ठीक है ना. अब डीएनए मान लो आइसोलेट कर ली. अब आइसोलेट कर लेने के बाद कहीं ना कहीं ये सवाल आएगा कि उसको हमने प्यूरिफाई किया. और प्यूरिफाई करने के लिए कल हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था और उस इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए के लिए पढ़ा था, आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो. अब प्यूरिफाई कर लेने के बाद मान लो कि मेरे पास एक प्यूरिफाइड डीएनए जो है वो आ गया. अब मेरे पास प्यूरिफाइड डीएनए तो आ गया, लेकिन ये जो मेरे पास प्यूरिफाइड डीएनए आया है, इस डीएनए में आखिर में जो बेस पेयर्स एटीजीसी होते हैं वो बेस पेयर किस ऑर्डर में अरेंज है. और ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर इन द डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही आपको कोडॉन्स बताता है. अब जैसे आप समझे कि अगर इसमें ए यूजी, जब तक कोडॉन बनेगा नहीं तब तक ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगा. तो सीक्वेंसिंग जो है वो कोडॉन्स को डिसाइड करते हैं. स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन्स जो है वो बहुत ही इसेंशियल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में और वो सीक्वेंस के बेसिस पे ही डिसाइड होते हैं. तो कहाँ पे स्टार्ट साइट है, कहाँ पे स्टॉप साइट है, कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग साइट है, कहाँ पे प्रमोटर है, ये हम कैसे पता करेंगे जब तक हमें सीक्वेंस नहीं पता चलेगा. अगर मैं डीएनए पे कहीं पे पता करना चाहूँ तो उस पे जो है प्रिबनाउ बॉक्स है कि नहीं है, या इको आर1 का साइट है कि नहीं है. आप सोचो कि जैसे मैं बोल देता हूँ कि ये वेक्टर है और वेक्टर में यहाँ पे डाइजेशन इको आर1 का साइट में शो कर रहा है. वो कभी भी हम रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में ऐसे शो करते थे कि यहाँ से स्टार्ट साइट से 500 बेस पेयर बाद इको आर1 का साइट है. अब ये इको आर1 का साइट मुझे पता कैसे चला? जब तक मुझे पूरे जीनोम का सीक्वेंस नहीं पता होगा, हाउ विल आइडेंटिफाई दैट. तो कुछ भी पता करने के लिए विदाउट सीक्वेंसिंग पॉसिबल नहीं है. एंड इसीलिए जो है कभी ना कभी हम मेंशन करने की कोशिश करते. ठीक है. तो चलिए ध्यान रखने की कोशिश करते कि सीक्वेंसिंग क्यों जरूरी है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा. और जब भी सीक्वेंसिंग की बात की जाती है तो उसका मतलब यह है कि वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस. हम जो है न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस को डिटरमाइन करने वाले. न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस को डिटरमाइन करेंगे बेसिक तौर पे किसके लिए? बेसिक तौर पे बेस पेयर्स का जो ऑर्डर है, अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूं तो ऑर्डर ऑफ बेस पेयर जो है वो डिटरमाइन कर. ठीक, ऑर्डर ऑफ बेस पेयर. ठीक. तो ये चीज जो है आपको हम मेंशन करें. चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं. ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को निकालना, जो कि वही सीक्वेंसिंग कहलाता है. जो न्यूक्लियोटाइड्स में जो 4 बेसेस हम शो करते हैं,
और 4 बेसेस जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, इन 4 बेसिस की वजह से जो है 4 अलग-अलग तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स को जो है हम मेंशन करते हैं। और वो 4 अलग-अलग के न्यूक्लियोटाइड्स जैसे डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, ये किस तरीके से इनकॉर्पोरेटेड है, किस मैनर में, वही सीक्वेंस को बताता है। इन द 1964 सबसे पहले जो है 1964 में रिचर्ड हॉली नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीक्वेंसिंग को परफॉर्म किया था। और उन्होंने डीएनए को सीक्वेंस नहीं किया था, उन्होंने बेसिकली टीआरएनए को सीक्वेंस किया था, जो कि सबसे पहला अटेम्प्ट था किसी भी तरीके के न्यूक्लिक एसिड को सीक्वेंस करने के लिए। इन द 1964 1964 में सबसे पहला अटेम्प्ट किया गया था किसी भी न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को जानकारी हासिल करने के लिए, ये रिचर्ड हॉली ने परफॉर्म किया। लेकिन जब सबसे पहले डीएनए सीक्वेंसिंग है उसके लिए लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई क्या है मैं अभी बात करूंगा। यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ हॉली एंड वॉल्टर ऑफ द फिशर, जब इन्होंने आरएनए सीक्वेंसिंग किया, एक और साइंटिस्ट थे वॉल्टर फिशर और हॉली, इन्होंने बैक्टीरियोफाज के पूरे जीनोम को सीक्वेंस किया। एंड आफ्टर दैट फिर सीक्वेंसिंग के फील्ड में जो है वो बाढ़ आ गई। फिर कई लोगों ने सीक्वेंसिंग को जो है परफॉर्म करने की कोशिश करी, लेकिन इनमें से कई अलग अलग तरीके के सीक्वेंसिंग अप्रोच है। लेकिन जो सबसे कॉमन अप्रोच माना जाता है वो है फ्रेडरिक सेंगर का। अब लोग कहते हैं कि सैंगर ने जो है वो डीएनए की सीक्वेंसिंग पहले करी, लेकिन मैक्सम गिलबर्ट जो है वो भी कहते हैं कि नहीं मैंने पहले करी। सवाल आता है कि आखिर में दोनों की लड़ाई जो है वो कैसे चल रही है। एक्चुअली में लड़ाई इसलिए है कि आइडिया बॉस जो है वो मैक्सम गिलबर्ट ने पहले प्रपोज किया था। तो मैक्सम गिलबर्ट जो थे उन्होंने आइडिया को पहले प्रपोज किया था, लेकिन सैंगर ने जो पेपर पहले पब्लिश किया था, दोनों चीजों में अंतर है। जैसे मैं आज अभी कह रहा हूँ कि मान लो मेरे पास एक आइडिया है, मैंने आपके सामने रखा कि देखो ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन किसी और ने उसको पेपर में पहले ही, या मैंने ही या किसी और पर्सन ने सुना उसको और मेरे से पहले ही मैं उस पेपर को पब्लिश करता, तब तक मेरे से पहले ही उसी तरीके की टेक्निक है जो मिलता जुलता है किसी और मेथड से वो काम करके उसने जो है वो तो ये जो कहीं ना कहीं जो अप्रोच है वो अभी भी डिबेट में। और कुछ लोग सैंगर को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग मैक्सम गिलबर्ट को। एथिकली देखें तो मैक्सम गिलबर्ट पहले थे, लेकिन अगर जैसे हम लीगली देखें तो सैंगर जो है वो आपके पहले हैं। ठीक है, तो बेसिक तौर पे जब भी साइंस की बात करते हैं तो हम लीगल टर्म्स में बात करते हैं कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है। तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से फ्रेडरिक सैंगर ने 1977 में जो है सबसे पहले पॉस्टुलेट किया था द फर्स्ट मेथड फॉर सीक्वेंसिंग द डीएनए, एंड दिस मेथड इज नोन एज चेन टर्मिनेशन। इसी मेथड को हम चेन टर्मिनेशन मेथड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये मेथड क्या है हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। इन द सेम ईयर, याद रखना कि उसी साल केमिकल मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग भी एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन ये मेथड जो है वो केमिकल मेथड है। एंड ये जो है मैक्सम और गिलबर्ट ने जो बेसिक तौर पे प्रपोज किया। तो मैक्सम एंड गिलबर्ट ने जो है वो प्रपोज किया था केमिकल मेथड, और जबकि आपके फ्रेडरिक और सैंगर ने प्रपोज किया था दैट इज चेन टर्मिनेशन मेथड। दोनों का जो बेसिक प्रिंसिपल है सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने का वो अलग है, लेकिन दोनों ने सेम ईयर में ही उसको प्रपोज किया था। इसी सेम ईयर में 1977 में या 1977 में ही बैक्टीरियोफाज X174 का भी सीक्वेंस जो है वो किया गया। और आज के टाइम पे ऐसा है कि आप मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हम जानते हैं वो सीक्वेंस हो चुके हैं। अब तो ह्यूमन का जो पूरा का पूरा जीनोम है वो भी सीक्वेंस किया जा चुका है। अभी रिसेंट ईयर्स, कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ सालों पहले ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें पूरे ह्यूमन का A to Z जीनोम जो है वो अब सीक्वेंस किया जा चुका है। आप NCBI पे जाके जो है किसी भी ह्यूमन के जीनोम का सीक्वेंस अगर आप जानना चाहें तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो पाए। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है, अगर सीक्वेंसिंग की शुरुआत बात करें तो हुई थी 1964 से, सिर्फ नॉर्मल सीक्वेंसिंग की, जहाँ पे आरएनए पहले सीक्वेंस किए गए थे। लेकिन जो डीएनए सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई है वो 1977 यानी 1977 से हुई है। ठीक है, चलो, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं सीक्वेंसिंग ऑफ द डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है। अब सीक्वेंसिंग में कई सारे मेथड्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, उनमें से कुछ मेथड्स की अगर बात की जाए तो मैक्सम गिलबर्ट मेथड को आप जानते हो, ये आपके सीक्वेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं मैक्सम और गिलबर्ट मेथड जो है वो सीक्वेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है,
इसके अलावा जो है दैट चेन टर्मिनेशन और डाइडिऑक्सी मेथड भी सीक्वेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट। चेन टर्मिनेशन मेथड भी है और डाइडिऑक्सी। मैक्सम गिलबर्ट और केमिकल मेथड पहला है, चेन टर्मिनेशन यहाँ पे जो है दूसरा मेथड है, फ्रेडरिक सेंगर ने दिया था। कुछ मेथड जो है वो होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाने जाते हैं। मतलब अगर हमें एक डीएनए सेगमेंट का सीक्वेंसिंग नहीं करना, पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस करना है, तो उसके लिए होल जीनोम सीक्वेंसिंग में जैसे शॉटगन या क्लोन कॉन्टेक्ट सीक्वेंसिंग का मेथड जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एक आता है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एक एडवांस सीक्वेंसिंग, जिसमें आप पायरो सीक्वेंसिंग, इल्यूमिना सीक्वेंसिंग, नैनोपोर और सॉलिड सीक्वेंसिंग को हम शो करते हैं। तो एनजीएस भी लोग करवाते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, और इसी एनजीएस का अब यूज हो रहा है बेसिक तौर पे पूरे के पूरे बायोजीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। बायोजीनोम मतलब जो पूरा का पूरा अर्थ पे जितने भी बायोलॉजिकल हैं उन सभी के जीनोम को सीक्वेंस करना, जितने भी नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है सभी के जीनोम को सीक्वेंस करना। अब इस प्रोजेक्ट पे जो है वो काम चल रहा है A to Z। तो एक बार ये भी आ जाएगा तो चीजें जो है और आसान हो जाएंगी आपको किसी भी फील्ड में काम करने के लिए, बट स्टिल उसमें एनजीएस का यूज होता है। लेकिन आज भी ध्यान रखना कि एनजीएस में जैसे एक है पायरो सीक्वेंसिंग, ये पूरा का पूरा इसी फ्रेडरिक सेंगर पे बेस्ड है। कहीं ना कहीं जो मेन अप्रोच है आज भी 99% केसेस में जो सबसे कॉमनली यूज्ड सीक्वेंसिंग मेथड है वो सैंगर मेथड है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड। तो सबसे पहला जो मैं मेंशन करने जा रहा हूँ वो है सैंगर सीक्वेंसिंग। याद रखना कि सैंगर सीक्वेंसिंग अभी तक में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है, सबसे ज्यादा यही होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ठीक है, अब कहीं ना कहीं मोस्ट कॉमनली यूज्ड के तौर पे जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इस सैंगर सीक्वेंसिंग को जिस नाम से पुकारा जाता है वो है चेन टर्मिनेशन, कि ये जो है वो चेन को टर्मिनेट करेगा। अब कहीं ना कहीं चेन को टर्मिनेट करेगा तो उसके लिए एक आपको चेन इलोंगेटर चाहिए और एक चेन टर्मिनेटर चाहिए। मतलब किस चेन की बात हो रही है? और चेन टर्मिनेट करने का मतलब यू नीड अ टर्मिनेटर, आपको एक टर्मिनेटर तो चाहिए। वो टर्मिनेटर क्या हो सकता है और चीजें क्या हो सकती है? अब ये सब समझने के लिए, सैंगर सीक्वेंसिंग समझने के लिए एक छोटू सा कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। और वो छोटू सा कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, बचपन से एक चीज पढ़ते हुए आए होंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट, जिसको हम बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मेंशन कर रहा हूँ तो वो है डीएनए रिप्लिकेशन। अब कहीं ना कहीं डीएनए रिप्लिकेशन के ऊपर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो याद करो कि हमारे पास जो है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो हम शो कर। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है जब हम मेंशन करेंगे तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक 5 प्राइम एंड होगा, एक 3 प्राइम। इसमें से इसका रिप्लिकेशन जब होता है तो कहीं ना कहीं एक बबल का फॉर्मेशन होता है, और बबल के फॉर्मेशन से कुछ इस तरीके से चीजें चल गई। अब इसी से जो है डीएनए का रिप्लिकेशन चल रहा होता है। अब यहाँ पे जब भी डीएनए के रिप्लिकेशन को हम शो करते हैं तो देयर इज अ पॉलीमरेज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चेन एक्सटेंशन। हम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज को शो करते हैं, और डीएनए पॉलीमरेजेज एक ऐसे एंजाइम्स है जो कि टेम्पलेट डिपेंडेंट होते हैं। अगर मैं इनको मेंशन करूँ तो ये टेम्पलेट डिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक। नाउ दिस इज ओके, टेम्पलेट डिपेंडेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम टेम्पलेट ये जो है वो 3 प्राइम OH डिपेंडेंट है। ये जो है कहीं ना कहीं 3 प्राइम OH डिपेंडेंट के तौर पे हम शो करें। अब इन केसेस के ऊपर जब मैं बात करूं तो ये टेम्पलेट डिपेंडेंट भी होता है और ये जो है वो 3 प्राइम OH डिपेंडेंट भी होता है। डीएनए पॉलीमरेजेस एक्सटेंड करते एक नेचुरल रिप्लिकेशन प्रोसेस को। अब क्या किया कि इसी पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट को यूज किया सैंगर ने, और उन्होंने एक रिएक्शन मिक्सर तैयार किया। मतलब लैब में जो है क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब क्रिएट की, कहा कि मैं जो है कुछ इस तरीके से बेसिकली एक स्ट्रक्चर इन्होंने बना।
क्या हो गया है आज सिस्टम को? गिव मी सेकंड प्लीज। ठीक है, अभी ठीक है। ओके, अब देखने की कोशिश कर लेते हैं, बाकी ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक, इन्होंने एक रिएक्शन मिक्सचर जो है वो बनाया। अब सही चल रहा है, राइट? चलो, तो आप सभी लोगों को अगर लैग समझ में आए, कभी कुछ दिक्कत हो तो टेक्निकली अगर कोई एरर हो तो बता दिया करो, अगर पॉज हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्योंकि ऐसे जो है डर डर के बैठ के जीना जरूर अच्छी बात नहीं है। और हमारे जो है कुछ महानुभाव जो है क्लास में, कुछ लोग रहते हैं जो काफी डर डर के जीते हैं। आपको डर के जीने की जरूरत नहीं है, आप जो है थोड़ा रिलैक्स मार के भी जी सकते, ठीक है ना? ठीक है, मैं देखने में थोड़ा सा खूंखार लगता हूँ, लेकिन उतना हूँ मैं। तो मैं डीएनए रिप्लिकेशन के ऊपर जो है बात करने की कोशिश करूँ। आज एसके भाई नहीं आए क्या? ऑफ बरकरार है, ठीक है। आए। एक प्रेजेंट सर, ठीक है। मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि इसके भाई थोड़ा शब्दों का चयन जो है ढंग से किया करे। कहीं पे भी कभी भी कुछ भी नहीं बोलना होता है, ठीक है? कहीं पे भी, इट्स नॉट अबाउट हियर ऑल ऑल्सो, लाइक कहीं पे भी शब्दों का चयन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ भी नहीं बोलना होता है, क्योंकि ऐसे, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इसका रेफरेंस जो है हर लोग शायद ना पकड़ पाए। बट जो लोग पकड़ पाएंगे वो ठीक ठीक है, जो नहीं पकड़ पाएंगे और भी ठीक है, ठीक है। तो जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, चलो ध्यान देने की कोशिश करो यहाँ पे। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ? यस सर, ज्योति मैम की मैरी एनिवर्सरी पर जगह बोला था, बाद में विशेष पता नहीं क्या बोला था, जो भी है, ठीक है। जो भी है भाई, ये चीजें मत करना कहीं पे भी। ठीक, वापस आ जाओ। मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि बहुत ही खतरनाक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं आप कभी कभी। चलो, तो मैं अब इस पर्टिकुलरली डीएनए रिप्लिकेशन में इसकी बात करने वाला हूँ, वो है सैंगर मेथड के लिए। और सैंगर मेथड में जब मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, तो इन केसेस में कहीं ना कहीं सैंगर ने क्या किया था कि इस रिप्लिकेशन के जो चेन का एक्सटेंशन प्रोसेस है, उसी चेन की एक्सटेंशन प्रोसेस को जो है वो बेसिक तौर पे कहीं ना कहीं टर्मिनेट करने के लिए कोशिश की। इन्होंने पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करवाने लगे टेस्ट ट्यूब में, मतलब बेसिक तौर पे एक एक्सपेरिमेंट में। अब इस एक्सपेरिमेंट में वो बेसिक जो नीड है, जैसे प्राइमर एंड ऑल चीजें वो देंगे, और देने के बाद क्या होता है कि आपको पता है कि अगर एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है,
अगर मैं मान के चलूं कि एक टेम्पलेट है, ठीक है, उस डिस्कशन से बाहर आ जाओ। ठीक है, जैसे कि एक टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में मैं मान लिया ये 3 प्राइम है। अब यहाँ पे एक प्राइमर जो है वो जुड़ेगा। प्राइमर जो है हमेशा टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड पे जुड़ता है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मिलता जुलता है, अगर पढ़े होगे तो। अब यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम OH जो है वो प्राइमर प्रोवाइड करता है। प्राइमर इसीलिए चाहिए होता है ताकि 3 प्राइम OH जो है वो मिल सके। अब जो डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम आएगा उस 3 प्राइम OH को लेके आगे एक्सटेंड करेगा। तो पॉलीमरेज इज गोइंग टू एक्सटेंड दिस सिंथेसिस, ये आगे चेन को एलोंगेट करेगा। अब चेन इलोंगेशन के दौरान पॉलीमरेज को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो है डीएनटीपी। डीएनटीपी जो चाहिए होता है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डीएनटीपी जो है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर को जो है यूज करते हैं, और वो डीएनटीपी के थ्रू आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते जो है पूरा चेन कंप्लीट करता है। तो कहीं ना कहीं चेन की इलोंगेशन के लिए, ठीक है, चेन के इलोंगेशन के लिए जो है वो आपको पॉलीमरेज एज एन एंजाइम चाहिए। पॉलीमरेज जो डिपेंडेंट होता है वो प्राइमर पे डिपेंडेंट होता है, और साथ में आपको डीएनटीपीज, डीएनटीपीज मतलब सभी डीएनटीपीज जो चारों यूज हो सकते हैं, वो डीएनटीपीज चारों में जैसे डीएटीपी होगा, डीजीटीपी होगा, डीसीटीपी होगा और डीटीटीपी होगा, ये सभी जो है यहाँ पे सुखित है। अब इन सब के अलावा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलीमरेजेस डीएनटीपीज के अलावा एक्सटेंशन के लिए एक हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 2 डीएनटीपीज के बीच में एक फॉर्मेशन होगा, वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का जो है हम फॉर्मेशन शो करेंगे। अब जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हम शो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो है 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट का जो है वो कहीं ना कहीं सिंथेसिस। अब ये जो सिंथेसिस है 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट का, ये जो सिंथेसिस हम बोल रहे हैं इसके रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो 3 प्राइम OH का चाहिए। ठीक है, ये केस आपके लिए चाहिए। गिव मी सेकंड प्लीज। ठीक है, तो डीएनए रिप्लिकेशन को जो है अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन में क्या चीजों की जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। बट ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो और भी अच्छी बात है। अब इन केसेस में जब हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो है चेन इलोंगेशन के लिए चीजें चाहिए। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा बात करने की कोशिश करें। चेन टर्मिनेशन को टर्मिनेट किया जा रहा है और बाकी की सीक्वेंसिंग उसी से पता चलेगी कैसे और क्या होगा, जरा ध्यान रखने की कोशिश करें। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सैंगर सीक्वेंसिंग। जो है सैंगर सीक्वेंसिंग का इंग्रेडिएंट्स देखने की कोशिश करें। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स फॉर सैंगर सीक्वेंसिंग, जरा ध्यान रखें कि सैंगर सीक्वेंसिंग जब परफॉर्म किया गया था तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स से क्वेश्चन था। ठीक है, कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ कंपोनेंट के तौर पे जो है हम शो कर सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स फॉर सैंगर सीक्वेंसिंग में क्या क्या चीजें जो जरूरी होती है। जैसे है आपके एक डीएनए पॉलीमरेजेस, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे कि डीएनए पॉलीमरेजेस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज होंगे तभी चेन को जो है वो एक्सटेंड करेंगे। तो हमारे पास एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट से जो है चेन का एक्सटेंशन होना है, तो वो चेन का एक्सटेंशन कैसे होगा, वो होगा तभी जब वहां पे पॉलीमरेज हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट बोले तो एक प्राइमर चाहिए। प्राइमर जो है विच इज अ शॉर्ट पीसेस ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट बाइंड टू द टेम्पलेट एंड एक्ट एज ए स्टार्टर, जो कि एक स्टार्टर की तरह जो है वो काम करे। ठीक है,
सो इट एक्ट्स एज अ स्टार्टर फॉर द पॉलीमरेज। ये जो है स्टार्टर की तरह जो है वो काम करता है। नाउ ये जो है स्टार्टर की तरह काम कर रहा है बेसिक तौर पे प्राइमर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दैट 4 डीएनटीपीज, आपको जो है 4 डीएनटीपीज चाहिए, डीएनए न्यूक्लियोटाइड, वो डीएटीपी, डीटीटीपी, डीसीटीटीपी एंड डीजीटीपी, ये सभी जो है कहीं ना कहीं चाहिए, क्योंकि एक जनरली इनके अलावा जो है अब एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट चाहिए, वो है टेम्पलेट। क्योंकि एक्सटेंशन करोगे किसका, ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आखिर एक्सटेंशन में करोगे किस चीज का एक्सटेंशन। ठीक है, तो वो एक्सटेंशन करने के लिए जो है आपको एक टेम्पलेट चाहिए। जिस टेम्पलेट का आपको सीक्वेंस पता करना है वो टेम्पलेट चाहिए। सो टेम्पलेट जो है यहाँ पे जरूरी है। इसके अलावा जो है अगर मैं मेंशन करूँ तो देयर इज लाइक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेंगर मेथड, दैट इज द डाई डीऑक्सी। ये जो है एक डाई डीऑक्सी जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स है, और ये सारे 4 न्यूक्लियोटाइड का एक एक वर्जन चाहिए। और डाई डीऑक्सी को हम डीडी एनटीपी के तौर पे मेंशन करते हैं। इनको जो है जनरली मेंशन किया जाता है डीडी एनटीपी, डाई डीऑक्सी। ठीक है, सो व्हेन वी से दैट डाई डीऑक्सी को जो है डी डी एनटीपी के तौर पे, डाई डीऑक्सी डीडी एनटीपीज में सभी आपके डीडी एटीपी भी होगा, डीडी टीटीपी भी होगा, डीडी सीटीपी भी होगा, डीडी जीटीपी भी होगा। ये चारों डीडी फॉर्म है, और ये बेसिक तौर पे टर्मिनेटर्स होते हैं। देखो डी 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 एनटीपीज जो होते हैं, जब एक बार डीऑक्सी होता है तो वो एक एक्सटेंशन के लिए यूज होता है, लेकिन जब 2 बार डाई डीऑक्सी यानी 2 डीऑक्सी है तो यही जो है वो चेन टर्मिनेटर है। और ये चेन टर्मिनेटर की तरह काम क्यों करते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है कि ये अकेले जो है ये काम परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, सो आखिर में चेन टर्मिनेशन के पीछे जो रीजन है कि दे लैक्स द 3 प्राइम ओएच। अभी मैंने आपको बोला था कि चेन के इलोंगेशन के लिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 3 प्राइम के ओएच का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 प्राइम ओएच जो है यही न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एज यू नो दैट 3 प्राइम ओएच होगा तो इसके पास एक लोन पेयर है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं जो है ऑब्वियस सी बात है कि 3 प्राइम ओएच जो है वो इसेंशियल है आपके फॉस्फोडाइस्टर के लिए। अगर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा तो एक्सटेंशन नहीं होगा और चेन जो है वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से कहानी जो है वो मेंशन किया जाए। जरा ध्यान रखने की कोशिश करना कि एक इंग्रेडिएंट्स में इन चारों कंपोनेंट को ध्यान रखना। हर एक रिएक्शन मिक्सचर में, यहाँ पे सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड में आपको 4 रिएक्शन मिक्सचर तैयार किया जाता है, और 4 क्यों किया जाता है उसके पीछे कहानी है, लॉजिक है। तो हर रिएक्शन मिक्सचर में सब चीजें कॉमन रहेंगी, पॉलीमरेज, प्राइमर, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, टेम्पलेट डीएनए, ये सब जो है वो कॉमन रहेगा। बाकी कुछ चीजें जो है वो आपको मिसिंग नजर आएंगी, और वो क्या है जरा उनको ध्यान रखने की कोशिश करें। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट, गिव मी सेकंड प्लीज, 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं भेजू। चलो अभी ठीक है। आज बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, और डिस्टरबेंस होने के पीछे जो है बहुत सारे रीजंस है, मैं मतलब बता नहीं सकता कि कितना मुश्किल होता है, बट ठीक है। सेंगर सीक्वेंसिंग के ऊपर जो है बात करने की कोशिश करते हैं। सेंगर सीक्वेंसिंग के ऊपर जब मैं बात कर रहा था तो मैं डिस्कस कर रहा था कि सेंगर सीक्वेंसिंग जो है एक चेन टर्मिनेशन मेथड है, और ये चेन टर्मिनेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या है इसके ऊपर चर्चा करें, तो चेन टर्मिनेशन मेथड इज बेसिकली डेवलप्ड बाय द, एक इंग्लिश बायोकेमिस्ट थे फ्रेडरिक सैंगर, 1977 में इन्होंने किया। दिस डिटरमाइन द कॉमनली लेस देन 1000 बेस पेयर लेंथ ऑफ द डीएनए, मतलब जनरली जो है वो 1000 बेस पेयर अगर लेंथ का डीएनए है
तो उतने ही लेंथ के डीएनए को जो है वो सीक्वेंस करेगा, यानी कि बहुत बड़े लेंथ को जो है वो सीक्वेंस। ठीक है। इसके अलावा सैंगर सीक्वेंसिंग एक एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी 99.99% है। इस एक्यूरेसी को देखते हुए आपको सोच रहे होंगे कि क्या कमाल की एक्यूरेसी है, लगभग 100% एक्यूरेसी, मतलब लगभग, क्योंकि 100% तो हम बोल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं जो है 99% जो है एक्यूरेसी के साथ, 99.99% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना। एंड डेटॉल से ज्यादा ही एक्यूरेसी इसकी देखने को मिल रही। इसीलिए सैंगर सीक्वेंसिंग को एक गोल्ड स्टैंडर्ड सीक्वेंसिंग के तौर पे जो है वो शो किया जाता है। और गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि भाई उस लेवल का है ये, इट इज लाइक अ गोल्ड स्टैंडर्ड, सो दैट्स वाई हम इसको गोल्ड स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सैंगर सीक्वेंसिंग में जो मेजर स्टेप्स को हम शो करते हैं उसमें से एक है डिनेचुरेशन ऑफ टेम्पलेट। टेम्पलेट का सबसे पहले डिनेचुरेशन करेंगे, उसके बाद जो है प्राइमर का अटैचमेंट कराएंगे, फिर उनका एक्सटेंशन करवाएंगे और साथ में टर्मिनेशन कराएंगे, और टर्मिनेशन करके सीक्वेंसिंग को देख लेंगे। कैसे करते हैं मैं इसका बेसिक रिप्लिकेशन आपको बता चुका हूँ। इंग्रेडिएंट्स भी मैं बता चुका हूँ कि आपको एक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, प्राइमर चाहिए, 4 डीएनटीपीस चाहिए, टेम्पलेट डीएनए चाहिए, और एक चेन टर्मिनेटर चाहिए। और यहाँ पे जो चेन टर्मिनेटर होता है वो DDNTP, इसको हम शो करते हैं। DDNTPs आर बेसिकली चेन टर्मिनेटर हियर। और ये DDNTP का क्या रोल होता है इसके लिए आपको जानना है, एक बहुत चीज जरूरी। वो जरूरी क्या चीज है जरा ध्यान। Whenever you see this kind of nucleotide, ये एक DDNTP का जो है वो एग्जांपल यहाँ पे शो किया गया। अगर आप इसको देखोगे तो डाई डीऑक्सी जो एनालॉग होता है, जब भी ये इनकॉर्पोरेट होता है किसी ग्रोइंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, तो ये जो है नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड की जगह वहां पे टर्मिनेट कर देगा। और क्यों टर्मिनेट करेगा, एज यू नो दैट कि 3 प्राइम OH जो है, 3 प्राइम OH जो है दैट इज इसेंशियल। 3 प्राइम OH को बोला जाता है कि दे आर इसेंशियल फॉर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं हम मेंशन करते हैं। तो ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन है यहाँ पे शो किया। चेन की ग्रोथ के लिए जैसा मैंने शो किया कि 3 प्राइम OH की जरूरत है। अगर डाईडीऑक्सी और डीऑक्सी के स्ट्रक्चर्स को शो किया जाए, यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं अगर मेंशन करूं जरा ध्यान दे। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके के केसेस है। ठीक है, ध्यान रखते हैं। तो ये है एक राइबोज शुगर, ये एक शुगर है जिसमें ये कार्बन नंबर 1 होता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और इसके ऊपर एक कार्बन होता है वो 5। अब कार्बन नंबर 2 के पास जो है वो OH है, और कार्बन नंबर 3 के पास भी OH है, मतलब 2 प्राइम के पास भी OH है, 3 प्राइम के पास भी OH है। तो हम ऐसे शुगर को बेसिक तौर पे, ऐसे शुगर को राइबोज शुगर के तौर पे कंसीडर करते हैं। राइबोज है। हो सकता है कि किसी शुगर के पास जो है वो कुछ ऐसा हो कि 2 प्राइम जो है वो H हो जाए, और जो 3 प्राइम है वो OH। राइबोज बेसिक तौर पे जो बनाते हैं वो RNTPs बनाते हैं। RNTPs मतलब जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और RNTPs जो इनकॉर्पोरेट होते हैं वो RNA में इनकॉर्पोरेट होते हैं। दे विल इनकॉर्पोरेटेड इनटू द RNA। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो जो सेकंड है, सेकंड का जो पोजीशन है वो ऑक्सीजन गायब है, तो ये डीऑक्सी है, और डीऑक्सी है सेकंड प्राइम OH के लिए, लेकिन अभी भी 3 प्राइम OH है यहाँ पे। तो डीऑक्सी RNTPs को हम DNTPs बोलते हैं, एंड DNTPs इनकॉर्पोरेट होते हैं DNA में। ये दोनों जो है इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी शुगर के पास जो है वो दोनों 2 प्राइम और 3 प्राइम दोनों ही H हो जाए, 2 प्राइम भी H हो जाए और 3 प्राइम भी H हो जाए। जब दोनों ही H हो जाए तो देखो ये भी डाई है, ये भी डीऑक्सी, ये भी डीऑक्सी, तो 2 डीऑक्सी आपको मिलेंगे। तो इसी को मिला के बोला जाता है डाई डीऑक्सी। और डाई डीऑक्सी जो है वो एक टर्मिनेटर का काम करता है, तो इट विल बी यूज्ड एज अ टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर की वजह से जो है हम इसको यूज करेंगे।
तो कैसे जो है अब ये टर्मिनेट करेगा, क्योंकि इसके पास जो है वो 3 प्राइम OH हम शो नहीं कर रहे। जब कहीं ना कहीं जो है वो 3 प्राइम OH मेंशन नहीं कर रहे, तो सवाल ये आ जाता है कि जब आप इसको 3 प्राइम OH के साथ शो नहीं करोगे तो दिक्कत क्या बनेगी? दिक्कत ये बनेगा कि ये 5 प्राइम जो है फॉस्फेट पे अटैक नहीं कर सकता और कैन नॉट सिंथेसाइज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को सिंथेसाइज नहीं कर सकता एंड ड्यू टू दैट ये चेन को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, OH ही नहीं। आगे थोड़ा सा बढ़ने की अब कोशिश करते हैं कि इसको कैसे चेन टर्मिनेशन में यूज किया जाए। तो मैंने ये आपको अभी शो किया था कि कार्बन के शुगर पे 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम OH को शो करते हैं। 2 प्राइम OH भी हो, 3 प्राइम OH भी हो, तो बेसिक तौर पे वो RNTPs होते हैं, RNA में यूज होते हैं। अगर 2 प्राइम पे H हो और 3 प्राइम पे OH हो तो ये DNTPs DNA में, और अगर दोनों पे ही H हो, 2 और 3 दोनों पे, तो वो DDNTPs होते हैं और चेन को टर्मिनेट करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि जब दोनों पे H है तो चेन टर्मिनेटर है, जब एक पे H है दूसरे पे OH है तो ये चेन को जो है DNA में यूज होता है, और जब दोनों पे OH है तो वो RNA में यूज होता है। ठीक, नाउ हाउ विल वी यूज दिस चेन टर्मिनेशन प्रोसीजर? तो बेसिक तौर पे आप एक रिएक्शन प्रिपेयर करते हो जिसमें आप 4 सेपरेट सीक्वेंसिंग रिएक्शंस को प्रिपेयर करते हैं। मतलब आप 4 रिएक्शन मिक्सचर तैयार करेंगे और चारों रिएक्शन मिक्सचर में जो है अलग अलग जो है एक DNTPs को यूज करेंगे। याद रहे कि चारों रिएक्शन मिक्सचर में बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो कॉमन होंगे, लेकिन जो DDNTP होगा वो कॉमन नहीं होगा, वो सभी में एक ही DDNTP होगा। कैसे और क्यों, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। याद रहे कि टू ईच ऑफ द रिएक्शन ओनली 1 DDNTP, यानी आउट ऑफ द 4 जो है सिर्फ आप एक DDNTP को यूज करेंगे। चारों के चारों नहीं करते, सिर्फ एक को करेंगे, चाहे वो DDATP, चाहे DDGTP, चाहे वो DDCTP और चाहे वो DDT। इसके पीछे रीजन है, और क्या रीजन है थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। कभी कभी प्राइमर को आप लेबल भी करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते, इट डिपेंड्स। एंड चेन एक्सटेंड होता रहेगा, तब तक एक्सटेंड होगा जब तक कि कोई भी DDNTP रैंडमली इनकॉर्पोरेट नहीं हो। और कैसे इनकॉर्पोरेट होगा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग पे, और उसके बाद जो फ्रैगमेंट्स आपको मिलते हैं उनको डिनेचर करके इलेक्ट्रोफोरेसिस पे सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करके जो है फिर DNA बैंड्स को रीड आउट करते हैं। DNA सीक्वेंसिंग में जो क्वेश्चन आते हैं सैंगर मेथड से, मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे उसके रिएक्शन मिक्सर से और उसके बैंड के रीडिंग से, और यही आपको ध्यान रखना है। अभी मैं सैंगर मेथड में आपको बताया कि DDNTP का यूज होता है, और क्यों यूज होता है? चेन टर्मिनेटर के तौर पे। क्या करता है? वो चेन को टर्मिनेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास 3 प्राइम OH नहीं होता है, 2 प्राइम OH तो वैसे भी नहीं था। ये एक जरा सा रिएक्शन प्रोसीजर देख, बेसिक तौर पे 4 रिएक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाए। ठीक है, तो इनमें से DNA पॉलीमरेज भी ऐड किया जा रहा है। DNA पॉलीमरेजेस के साथ साथ जो है आप बाकी रिएक्शंस को भी शो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो DNA पॉलीमरेजेस है, देन आपके पास DNTPs भी है, सारे के सारे चारों DNTPs भी मूव करेंगे। तो आप प्राइमर दीजिए, टेम्पलेट दीजिए, पॉलीमरेजेस दीजिए और DNTPs दीजिए, ये सभी देंगे। और हर एक रिएक्शन वेसल में जो है एक एक DDNTP देना। जरा सा इस रिएक्शन के अलावा ये थोड़ा सा देखो तो आपको और आसान हो। एक रिएक्शन ट्यूब, दूसरा, तीसरा और चौथा। मेरे पास ये टोटल 4 रिएक्शन मिक्सचर है, और सभी रिएक्शन मिक्सचर में जो है कहीं ना कहीं, मैं अगर DNA टेम्पलेट की बात करूं या DNA पॉलीमरेज की बात करूं, प्राइमर, DNTPs, ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट जो है वो कहीं ना कहीं, देन बफर। अब जरा सा इस चीज को मेंशन करने की कोशिश करिए ध्यान से। ठीक है, तो टेम्पलेट जो है वो आपके पहले रिएक्शन मिक्सचर में भी रहेगा, टेम्पलेट के साथ DNA पॉलीमरेज भी रहेगा, प्राइमर भी रहेगा, DNTPs देखो चारों के चारों, जैसे DATP, DTTP, DGTP, DCTP, ये भी रहेगा, और यहाँ पे बफर और MG2 रहेगा। ये सभी जो है वो आपके पहले रिएक्शन मिक्सचर में भी होंगे, ये सभी जो है वो दूसरे रिएक्शन मिक्सचर में भी होंगे, यही सभी जो है वो तीसरे रिएक्शन मिक्सचर में भी होंगे, यही सभी जो है वो फोर्थ रिएक्शन मिक्सचर में भी होंगे। तो आखिर सवाल आता है कि अंतर है तो है क्या? फिर अंतर है सिर्फ एक का, और वो है DDNTP का। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द DDNTP। सिर्फ एक DDNTP सभी में यूज होगा।
यानी कि मैंने डी एनटीपीज के तौर पे देखो चारों यूज किए, डी एटीपी, डी जीटीपी, डी टीटीपी, डी सीटीपी, लेकिन डी एनटीपी सिर्फ एक यूज करूंगा। यानी इस रिएक्शन मिक्सर में जैसे मैंने डी एटीपी बोला, तो देखो अगर मैं इस रिएक्शन मिक्सर की बात करूं तो इसमें आपके पास डी एटीपी भी है, डी जीटीपी भी है, डी सीटीपी भी है और डी टीटीपी भी है। ये चारों डी एनटीपीज है जो बेसिक तौर पे यूज होंगे चेन को इलोंगेट करने के लिए। अब इसमें आपने सिर्फ ऐड किया है डी एटीपी, और ये जो है एक चेन टर्मिनेटर है, और ये जो टर्मिनेटर है वो सभी से कॉम्पीट करेगा या वो जो है इस डी एटीपी से कॉम्पीट करेगा। देखो जहां पे डी एटीपी इनकॉर्पोरेट होगा यहाँ पे कंपटीशन होगा, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो सेम है। तो कंपटीशन जो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा वो डी एटीपी का कंपटीशन होगा डी एटीपी से। तो हर रिएक्शन मिक्सर में जो डी एटीपी यूज किया जाएगा वो अपने रिस्पेक्टिवली डी एनटीपी से कॉम्पीट करेगा। और कॉम्पीट कैसे करेगा, विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है जैसे किसी टेम्पलेट में अगर टी है, नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है, अब टी के बदले ए जोड़ा जाना है, तो जब टी के बदले ए जोड़ा जाना है तो इस ए पे या तो डी एटीपी भी आ सकता है या तो डी एटीपी भी आ सकता है, वो रैंडमली दोनों में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि आपके इस रिएक्शन मिक्सर में दोनों ही है। तो अब दोनों जब आएंगे उस बेसिस पे जो है चीजें बनेंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि किस तरीके से जो है एक रिएक्शन मिक्सर ऑपरेट हो रहा है। अब इसके अलावा जो है दूसरा रिएक्शन मिक्सर ऑपरेट करते हुए देखो, तो दूसरे में जब मैंने यहाँ पे डी जीटीपी यूज किया, तो इस रिएक्शन मिक्सर में जो कंपटीशन होगा डी जीटीपी का होगा और साथ में डी जीटीपी का होगा। तो डी जीटीपी और डी जीटीपी इन दोनों का जो है कॉम्पिटिशन होगा। एंड देन अगर मैं तीसरे रिएक्शन मिक्सर में डी सीटीपी को मेंशन किया, तो कहीं ना कहीं जब डी सीटीपी को आपने मेंशन किया है तो यहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो डी सीटीपी का वर्सेस जो है वो डी सीटीपी का कंपटीशन। एंड अगर मैंने फोर्थ में डी टीटीपी किया है तो उसमें डी टीटीपी और डी टीटीपी का जो है वो कंपटीशन। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, तो हर रिएक्शन मिक्सर में मैक्सिमम चीजें कॉमन है, सिर्फ डी एनटीपीज को छोड़ दो। टेम्पलेट, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर, डी एनटीपीज, बफर और Mg2+, ये बाकी के कंपोनेंट जो है वो सभी में कॉमन है। ये जो मैंने मैसेज किया, सिर्फ एक चीज अलग है और वो है डी एनटीपीज, और सभी में अलग अलग है। हर एक डी एनटीपी हर एक रिएक्शन मिक्सर ट्यूब में बनाता। ठीक है, चलो अब जरा देखो कि मैं अगर एक इस डीएनए पॉलीमरेज को शो करूं, ऐसे सारे कंपोनेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंशन किए जाते। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज, डीऑक्सी, डीएनटीपीज, ये सब है यहाँ पे शो किया जा रहा है। और हर रिएक्शन में डी जीटीपी, डी सीटीपी, डी एटीपी, ये सब अलग अलग जो है वो शो किया जा रहा है। ठीक है, बेसिक सी कहानी जो है वो आप देख रहे हैं हर रिएक्शन मिक्सर ट्यूब में, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सवाल आता है कि सैंगर सीक्वेंसिंग का कॉन्सेप्ट है कैसा। ध्यान रखो, मैंने एक सीक्वेंस यहाँ पे शो किया है, दैट 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है मेरा टेम्पलेट सीक्वेंस है, मतलब मुझे इसी की सीक्वेंसिंग करनी है। दिस इज अ टेम्पलेट सीक्वेंस, इसके मैं ऊपर में बात कर रहा हूँ। आई नीड टू सीक्वेंस दिस पर्टिकुलरली टेम्पलेट, लेकिन मैं जो है सीक्वेंसिंग बेसिक तौर पे जो निकालूंगा टेम्पलेट का, कैसे निकालूंगा, चेन टर्मिनेशन मेथड से। तो पहले चेन को तो इलोंगेट कराओगे। अब चेन को इलोंगेट कराओगे तो आपको बेसिक तौर पे क्या मिलेगा, इलोंगेट कराओ। मैंने एक रिएक्शन मिक्सर को यहाँ पे शो किया, और जिस रिएक्शन मिक्सर में मैंने यूज किया है डी एटीपी। अब जरा सा इस चीज को ध्यान रखो कि अगर डी एटीपी आपने यूज किया है इस केसेस में, ठीक है ना, गिव मी सेकंड प्लीज। जरा ध्यान रखो, कहीं ना कहीं जो है डी एटीपी को मैंने दिया। अब जब मैंने डी एटीपी को आपको यहाँ पे मेंशन किया है, तो एक चीज बताओ कि जो कंपटीशन होगा वो डी एटीपी का किससे कंपटीशन होगा। यहाँ पे जो डी एटीपी का होगा डी एटीपी के साथ कंपटीशन होगा। मैं डी एटीपी को जो है वो ए स्टार के तौर पे शो कर रहा हूँ। मैंने इस पूरे सीक्वेंसिंग में निकालने के लिए मैंने डी एटीपी को ए स्टार बोला है,
और जो डी एटीपी बोल रहा हूँ उसको मैंने ए मेंशन किया, मैंने उसका कलर भी अलग रखा है और इस तरीके से शो किया, जस्ट समझने के लिए कि कैसे सीक्वेंसिंग परफॉर्म हो रही है सिर्फ एक रिएक्शन मिक्सचर में। ऐसे ही बाकी के 3 में भी होगी, लेकिन वहां पे जो कॉन्सेप्ट होगा वो जिस हिसाब से डीडी है उसी हिसाब से वो वेरी करेगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे डीडी एटीपी को शो किया, ठीक है। अब मेरे साथ ध्यान से चलिएगा, मुझे इस सीक्वेंस की जानकारी निकालनी है। मेरा जो ओरिजिनल टेम्पलेट है ये यही है, ओरिजिनल टेम्पलेट की बात कर रहे हैं जिसको हमें पता करना। अब यहाँ से हम बेसिक तौर पे जरा देखें तो अब इस दौरान यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पोनेंट है, पॉलीमरेज है, प्राइमर है, टेम्पलेट है, डीएनटीपीज है, तो कहीं ना कहीं एक्सटेंशन होगा, बफर है MT2+ है। तो एक्सटेंशन होगा तो टेम्पलेट के किस एंड से होगा, 5 प्राइम एंड से या 3 प्राइम एंड से? आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि जो एक्सटेंशन है वो 3 प्राइम एंड से होगा टेम्पलेट के। तो मैंने 3 प्राइम एंड से जो नए स्टैंड का होगा वो 5 प्राइम होगा। अब देखो 5 प्राइम एंड से कहीं ना कहीं सी हम शो करेंगे, जी का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो सी है, सी जो है वो डीडी फॉर्म नहीं है, वो डी फॉर्म का है, इसलिए आपको उसी कलर जैसा शो किया जा रहा है जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। इसके बाद सी के बदले जी, ए के बदले टी, अब टी के बदले जो है यहाँ पे केस बनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टी के बदले जो है गिव मी सेकंड, आई विल बी बैक इन 1 मिनट। चलो ब्रेक हो गया। सैंगर सीक्वेंसिंग बड़ी समस्या भाई, आज पिछले 3-4 दिनों में मेरा जो है हालत खराब हो गया, और मैं ये क्लासेस में लेने लायक कंडीशन में था नहीं, फिर भी मैं ले रहा हूँ, लेने लायक मतलब फिजिकली नहीं, बट जिस तरीके से काम में चल रहा है, लेकिन मेरे को मजबूरी में लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं इतनी क्लासेस रिशेड्यूल कर चुका हूँ 2-3 कि अब मैं कर नहीं सकता, ठीक है। अब मेरे बिना कुछ काम होता नहीं है, लैब में हूँ चलो सर क्या हुआ है, यू कैन शेयर। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, जब होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। जब भी होगा तो बर्थडे पार्टी में आपको बुला दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, अभी को तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अरे कुछ सारे एनोटेशंस नहीं रिमूव होते बेटा, सभी के सभी जो है वो एनोटेटेड पीडीएफ ही अपलोड होते हैं, आपको लग रहा होगा कि ऐसा है। कुछ चीजें जो है मैं सारी चीजें लिख के कुछ चीजें इरेज करता हूँ, तो वो चीजें नहीं रहेंगी, जो चीजें नेसेसिटी है वो मैं छोड़ता हूँ। हर चीज में जो है जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे ही, फिर अब ये लाइन बाय लाइन इसको करने का कोई मतलब नहीं ऐसे लिखते वक्त, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो उतनी ही चीजें हैं जो जरूरी है और जितनी हैं वो एनोटेटेड में जरूरी है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसको मैं हटा दूंगा तो ये आपको क्लास में दिखते तो दिखेगा कि मैंने अंडरलाइन किया था, लेकिन वो हट चुका है। तो ये चीज ध्यान रहे कि जो जितनी जरूरी है उतनी आपको मेंशन होती है, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिलहाल के लिए मैं सेंगर सीक्वेंसिंग के ऊपर बात कर रहा था, एक बार फिर से मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो एक रिएक्शन मिक्सचर है, और इस रिएक्शन मिक्सचर में पॉलीमरेजेस, प्राइमर, डीएनटीपीज, पॉलीमरेज है, प्राइमर है, डीएनटीपीज है, बफर है, ये जो है आपके चीजें।
अब इन सब चीजों के साथ साथ उस रिएक्शन मिक्सचर में एक डी एटीपी है, और जिसकी वजह से डी एटीपी और डीएनटीपी के बीच में कंपटीशन हो। अब याद रहे कि कहीं ना कहीं कंपटीशन तब होगा जब उनके इनकॉर्पोरेशन की बात आएगी, तब मतलब जहां पे ए की रिक्वायरमेंट है, अब उस ए में कौन सा ए जाएगा, यही बड़ा सवाल। तो इसी केसेस के ऊपर जरा चर्चा करने की कोशिश करें कि देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं जो शो कर रहा था उसमें जी के बदले तो सी था, सी के बदले जो जी था, ए के बदले टी था, यहां तक तो ए की कहीं जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन अब इसके आगे जो है वो है टी, और टी के आगे जो है वो ए है, और ए की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। और जब ए की जरूरत पड़ेगी तो अब इसके लिए जो है कंप्लीट यहाँ पे कंपटीशन जो है हम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए की जो जरूरत पड़ेगी, अब वो आपका ए स्टार है कि वो ए है, जाएगा कौन? अब चांसेस हैं कि आपका ए स्टार इनकॉर्पोरेट हो जाए, चांसेस हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी हो सकता है, इन दोनों में कोई भी एक रैंडम फैशन में जो है वो इनकॉर्पोरेशन शो करेंगे। रैंडम फैशन में कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कौन जाएगा, रैंडम का मतलब कोई भी एक जो है हम भेज सकते। मान लो कि मैंने ए स्टार शो किया, अब ई स्टार जाते ही इसके आगे चेन जो है वो जाएगा नहीं, चेन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज ई स्टार इज अ चेन टर्मिनेटर। और जैसे ही ई स्टार इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, चेन विल बी टर्मिनेटेड। और जैसे ही चेन टर्मिनेट होगा, आपको एक फ्रैगमेंट नहीं मिलेगा इसी रिएक्शन मिक्सचर में, आपको एक फ्रैगमेंट मिलेगा जो कि 4 बेस पेयर का फ्रैगमेंट है। देखो फॉर एग्जांपल 4 बेस पेयर, ठीक है, सिमिलर केस में। और ये जो सीक्वेंस फ्रैगमेंट मिल रहा है, ये ओरिजिनल टेम्पलेट मिल रहा है या टेम्पलेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो मिल रहा है? टेम्पलेट का देखो न्यूली सिंथेसाइज ट्रेंड मिल रहा है आपको, कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकता हूँ, या आपको ओरिजिनल टेम्पलेट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे न्यू जो सिंथेसाइज हो रहा है वो स्ट्रैंड है, और न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं या न्यूली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। आपको ओरिजिनल नहीं मिलता है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैगमेंट मिल रहा है। पहले हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि यहीं पे ए स्टार इनकॉर्पोरेट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है कि ऑलवेज होगा ए स्टार यहीं पे। ए स्टार जो इनकॉर्पोरेट मैंने पहले इस पोजीशन पे किया है, वो उस पोजीशन पे ए स्टार जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे इनकॉर्पोरेट हो सकता है। ठीक है, अब हमेशा हो जरूरी नहीं है। अब हो सकता है कि मान लो, चलो दूसरा केस देखो, दूसरे केसेस में, दूसरे मैनर में सी जी टी, और जहां पे ए स्टार हो रहा था, अगर वहां पे ए हो जाएगा तो चेन जो है वो टर्मिनेट होगा, चेन टर्मिनेट नहीं होगा, और चेन टर्मिनेट नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा, फिर जी के बदले सी के बदले, यहाँ पे जी के बदले जो है वो सी होगा, एंड देन सी के बदले जी, देन ए के बदले टी, एंड देन टी के बदले अगेन ए। अब देखो इस टी के बदले जो है पॉसिबल है कि फिर से ए के लिए जगह जो है खाली है। अब जब इस ए के लिए जो जगह खाली है, इसके जगह इन दोनों में से फिर कंपटीशन होगा, और ये हो सकता है कि यहाँ पे ए स्टार आ जाए तो फिर से चेन टर्मिनेट होगा, और जब चेन टर्मिनेट होगा तो आपको लगभग 8 बेस पेयर का जो है वो फ्रैगमेंट मिलेगा। फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी तो बनती है कि बाकी पहले पोजीशन पे सी जी टी, फिर ए, फिर सी, फिर जी, इतने के अलावा जो है फिर आपके पास टी। अब जहां पे ए स्टार आ रहा था, हो सकता है कि वहां पे ए आए, ए मतलब डीएटीपी, तो डीएटीपी जब आएगा तो कहीं ना कहीं ये चेन एक्सटेंड होगा, तो फिर सी के बदले जी, जी के बदले सी। अब देखो टी है तो कहीं ना कहीं टी ए स्टार आ जाए। अब यहाँ पे स्टार हो सकता है कि इस टी के बदले ए स्टार इनकॉर्पोरेट हो, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको टोटल जो फ्रैगमेंट आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बेस पेयर का जो है फ्रैगमेंट मिलेगा। अब हो सकता है कि ये जो इस पोजीशन पे ए स्टार इंक्लूड हो रहा था, यहाँ पे हो ही ना, यहाँ पे भी नॉर्मल वाला ए हो जाए। तो ये तो हो सकता है ना कि अगर इस जगहों पे जो है नॉर्मल वाला ए इनकॉर्पोरेटेड हो, और जब तो फिर आगे ए के बदले टी। तो यहाँ पे जो केस बन रहा है आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं देयर इज अ 4 पॉसिबिलिटी। आपको हर एक्सपेरिमेंट में जो है कुछ इस तरीके से ये चारों पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है हम ये मेंशन कर कि जहां जहां जिस डी एटीपी की बात करें उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस को ढूंढिए, डी एटीपी वहां इंक्लूड होगा, इनकॉर्पोरेट होगा जहां पे टी होगा। ठीक है ना,
तो कहीं ना कहीं जो है ये केसेस हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन केसेस में देखो कि पहले जो मैंने मेंशन किया, यहाँ पे जब हम कंडीशन शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे टी है, एक यहाँ पे टी है, और एक यहाँ पे टी है। जो मेरे ओरिजिनल टेम्पलेट है उसमें इन 3 जगहों पे टी शो किया जाएगा। इन 3 जगहों पे 3 पॉसिबल ए चांसेस है। यहाँ पे ए स्टार हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या कहीं पे ना हो। तो जब कहीं पे नहीं होगा तो आपको एक टोटल डीएनए मिलेगा और वो टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री। और जहां जहां पे टी होगा वहां वहां पे चांसेस है कि आपके जो इनकॉर्पोरेशन ई स्टार यानी डी डी एटीपी का हो और वो चेन जो है वो टर्मिनेट करे। तो 3 फ्रेगमेंट्स जो है इन 3 जगहों पे टर्मिनेशन की वजह से मिलेगा, और एक फ्रेगमेंट जो टोटल डीएनए है वो मिलेगा। और टोटल डीएनए का जो साइज देखोगे तो लगभग 12 बेस पेयर का। और ये चारों पॉसिबल फ्रैगमेंट्स है, मतलब ये चारों इसी रिएक्शन मिक्सचर में होंगे। एक आपको 4 बेस पेयर भी मिलेगा, एक आपको 8 बेस पेयर भी मिलेगा, एक आपको 11 बेस पेयर भी मिलेगा, और एक आपको 12 बेस पेयर भी मिलेगा। कुछ इस तरीके से जो है फ्रैगमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है। अब इन फ्रैगमेंट्स को जब आप रन करोगे तो आपके पास जो है टोटल कुछ इस तरीके के फ्रैगमेंट्स जो है वो आएंगे। जब भी एग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप इसको रन करोगे तो यू विल गेट द 4 फ्रैगमेंट्स, एक 4 बेस पेयर, एक 8, एक 11 और एक 12। तो आपको जो 4 पॉसिबल फ्रैगमेंट्स जो है वो है, और 4 पॉसिबल फ्रैगमेंट्स आने का मतलब है कि उसमें जो है वो 3 टी हैं और एक टोटल होगा। जो सबसे हैवियर होगा वो टोटल फ्रैगमेंट के लिए शो किया जा रहा है, और बाकी के 3 जो है वो इन 3 टी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इस तरीके से जो है ये आपको बेसिक तौर पे एक रिएक्शन मिक्सचर को समझाया जा रहा है। ठीक है, कि हर रिएक्शन मिक्सचर में जो है कुछ एक कहानी। यही केस जो है आपके डीडी जीडीपी के साथ बनेगा। लेकिन डीडी जीडीपी वाले केस में कितने फ्रैगमेंट बनेंगे ये आपको पता करना हो तो कहीं ना कहीं टेम्पलेट में सी को काउंट करिए। देखो टेम्पलेट में मैं पहले सीक्वेंस लिख चुका हूं इसलिए आपको आसानी हो रही है। मैंने ये सीक्वेंस टेम्पलेट का लिख दिया इसलिए आपको आसानी हो रही। आपको ये पता थोड़ी रहता है कि मुझे जो है टेम्पलेट के सीक्वेंस को तो पता करना है। आपको जनरली इस रिएक्शन मिक्सचर में ऐसे फ्रैगमेंट बन के आ चुकेंगे, उसको जब आप रन करोगे तो इस बैंड से आपको सीक्वेंस पता करना है। तो कहीं ना कहीं जहां जहां पे ये बैंड बन रहा है उन सभी बैंड पे ए इनकॉर्पोरेटेड है। अगर आप देखें तो मोस्टली केसेस में अगर मैं टोटल को अवॉइड करूं तो जहां जहां पे भी आपके इस एक्सपेरिमेंट में डीडी एटीपी में मिल रहा होगा वहां वहां पे ए इनकॉर्पोरेटेड है। देखो ना, है ना। तो इस तरीके से हम ए वाले में उन ए को मेंशन करेंगे, जहां जहां पे जी वाले में मिलेगा वहां वहां पे जी हम शो करेंगे, जहां जहां पे सी वाला होगा वहां वहां पे सी शो करेंगे। जितने फ्रैगमेंट्स मिलेंगे तो कहने का मतलब है कि हम बैंड्स को देख के बता सकते हैं। अगर मेरे पास डीडी एटीपी का कॉलम है तो डीडी एटीपी के कॉलम में मैं अगर टोटल को इग्नोर करके ऐसे मेंशन करूं तो 3 फ्रैगमेंट है। इस हिसाब से बेसिक तौर पे मैं बोलूंगा कि देखो जब ये है तो ए होगा, ये यहाँ ए होगा, इसका मतलब है कि लास्ट वाला जो है वो ए पे रुक रहा है, वो ए है। ठीक है, अगर मैं डीडी जीटीपी बोलूं तो मुझे पता है कि वहां पे क्या रुकेगा। ऑब्वियस सी बात है कि उन केसेस में जो जहां जहां पे जी होगा वहां वहां पे रुकेगा। अब ये पता कैसे चलेगा, देखो जब डीडी जीटीपी होगा तो जहां जहां उसका कॉम्प्लीमेंट्री सी होगा उसके हिसाब से पता करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो सी है यहाँ पे, यहाँ सी है, और यहाँ पे सी है। तो 3 फ्रैगमेंट इसमें भी मिलेंगे। एक फ्रैगमेंट जो मिलेगा वो 2 बेस पेयर का मिलेगा। अगर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो तो देखो एक फ्रैगमेंट 2 बेस पेयर का मिलेगा, यहाँ पे जी जो है रुकेगा। फिर एक फ्रैगमेंट जो है यहाँ होगा तो यहाँ पे जी स्टार पे रुकेगा, और एक फ्रैगमेंट यहाँ तक होगा तो यहाँ पे जी स्टार पे रुकेगा, और एक टोटल फ्रैगमेंट होगा। तो बेसिक तौर पे ये 3 छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे जो आपको बताएंगे कि जी 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 इनकॉर्पोरेट होगा जो बैंड से। इसी तरीके से टी के लिए होगा, इसी तरीके से सी के लिए होगा। ये हर अलग अलग रिएक्शन मिक्सचर में होगा। आपको एक पॉसिबल फ्रैगमेंट देखने को मिलेगा जहां जहां पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा। तो ठीक है, ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से मैंने परफॉर्म किया। ठीक है, वी कैन नॉट से दैट बिकॉज अब क्यों नहीं कहेंगे, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो हमारे पास कोई भी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, ठीक है ना। सी वाला तो पहले ही टर्म आएगा,
बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। काफी कंफ्यूज लग रही प्राची, आप आपके क्वेश्चन से लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक टेम्पलेट होगा, और एक टेम्पलेट के ऊपर जब मैं बात करूं तो टेम्पलेट जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड के तौर पे मेंशन होगा। क्वेश्चन का लेवल बता देता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। आप जिस तरीके से जिस लेवल का क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हैं वो मुझे पता देता है कि आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में कितनी डेप्थ की नॉलेज है और कितना आपको मैं बताने वाले कॉन्सेप्ट समझा पा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन मुझे सब जो है डिट्टो ऐसे दिखा देता है, चेहरा एकदम, ठीक है। तो मैं समझ लो कि ये महाभारत मेरी है और मैं ही इसका कर्ता धर्ता रचयिता विनाश करता हूँ, ठीक है। कृष्ण से अर्जुन चाहे कितना भी अर्जुन छुपा ले, लेकिन कृष्ण को सब पता होता है, चेहरे का हाव भाव सब पता होता है। तो मुझे पता चल जाता है आपके क्वेश्चन से। आप मेरे से झूठ बोल के नहीं जा पाओगे कहीं पे। आपके अंतरात्मा भले ही आपसे झूठ बोल दे, लेकिन मैं आपकी सच्चाई आपके आईने आपके मुंह पे रख देता हूँ। और ये आपको जितना रियलिस्टिक तरीके से आप एक्सेप्ट करोगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो नाउ समझने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो टेम्पलेट जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के तौर पर मिल सकता। फिलहाल के लिए सिंगल स्टैंडर्ड अगर नहीं भी होगा तो हम उसको हीट से डीनेचर करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज देंगे। सारे के सारे जो है आपने डी इनको मेंशन किया, और कुछ कभी कभी रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्राइमर भी शो करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्राइमर का सिर्फ मतलब इतना है कि आपको जो नया सिंथेसाइज डीएनए है वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, तो आपको बैंड्स विजुअलाइजेशन में आसानी होगी। इन सभी रिएक्शन मिक्सर्स को आप अलग अलग, एक में डी एटीपी, एक में डी सीटीपी, एक में डी टीटीपी, एक में डी जीटीपी। अब ये कहीं ना कहीं जो फ्रैगमेंट्स बनेंगे, कुछ फ्रैगमेंट्स यहाँ बनेंगे, और वो फ्रैगमेंट्स जो है वो न्यूली कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैगमेंट्स होंगे, न्यूली जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैगमेंट्स होंगे। कुछ फ्रैगमेंट्स यहाँ पे शो करेंगे, वो न्यूली अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, ठीक है, कि किस हिसाब से फ्रैगमेंट जनरेट होंगे पॉसिबल। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो रहा है, वहां पे जो है टर्मिनेट करता चला जाएगा हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए। तो सभी के लिए बनेगा, और बनने के बाद जो है कहीं ना कहीं आपके पास कुछ इस तरीके का बैंड जो है वो नजर आ, ठीक है। अब इस बैंड को जरा विजुलाइज करने की कोशिश करिएगा जनाब। अगर आपने विजुलाइज कर लिया तो ठीक ठीक। अब देखिए मैंने चारों एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था, इन चारों एक्सपेरिमेंट्स में कुछ ना कुछ फ्रैगमेंट बने होंगे, लाइक वी विल हैव सम ऑफ द फ्रैगमेंट्स हियर। इन चारों एक्सपेरिमेंट में जो फ्रैगमेंट बने हैं उन सभी को एक ही जेल में रन करते हैं, अलग अलग वेल्स में। जो वेल्स होगा वो अलग होगा, लेकिन एक ही जेल में रन करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। तो जैसे ही आपने उसको रन किया, देखो कुछ 12 फ्रैगमेंट मिल रहा था, कुछ जो है 11 मिल रहा था, कुछ 10 मिल रहा था। तो जो टोटल डीएनए वाला होगा वो सभी में कॉमन होगा। जैसे मैंने टोटल 12 फ्रैगमेंट की बात करी थी, तो सभी में 12 वाला तो कॉमन ही होगा, ठीक है। और वो 12 वाला जो है वो सभी में एक बैंड के तौर पे शो करेगा, और वो जो जिसमें लास्ट होगा उसमें आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं बताऊंगा। तो अब इस चीज को जरा देखिए, डी एटीपी में 3 फ्रैगमेंट शो किए जा रहे हैं, और उनका साइज एक ये है, एक ये है, एक ये है। और उसी तरीके से डी सीटीपी में है, डी टीटीपी में है, डी जीटीपी में है। और सबसे जो बड़ा वाला फ्रैगमेंट है वो यहाँ पे है, और सबसे छोटा वाला। बहुत ध्यान लगा के समझो कि जब मेरे पास जो इस एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ, बबुनी, देखो अब इस केस में जो सबसे छोटा फ्रैगमेंट होगा वो सी वाला फ्रैगमेंट होगा। अगर मेरे पास यही टेम्पलेट होता तो इस डीएनए को देखो कि, क्योंकि जब मैं इस डीएनए में जी के बदले सी करता तो वो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का सी स्टार आता। ये सबसे स्मॉलेस्ट मिलेगा, सबसे स्मॉलेस्ट मिलेगा सी स्टार वाला, यहीं पे टर्मिनेट होगा। और सबसे लास्ट में जो मिल रहा है वो टी वाला मिल रहा है, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में जो है वो टी वाला मिल रहा है। तो द सी विल बी द स्मॉलेस्ट, एंड द टी विल बी, जो सबसे लास्ट में आ रहा है टी, वो सबसे लार्जेस्ट हो। तो अब ये कहीं ना कहीं जो हमारा एंड है समझिए, तो स्मॉलेस्ट वाला जो एंड है वो 5 प्राइम है, ठीक है, यही तो है ना, 5 प्राइम एंड है, देखो। और जो सबसे लार्जेस्ट वाला एंड है वो 3 प्राइम एंड है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम कुछ इस तरीके से कहानी, जो स्मॉलेस्ट है वो 5 प्राइम एंड वाला होगा। देखो सी वाला एंड 5 प्राइम एंड वाला है, और सबसे स्मॉलेस्ट होगा तो सबसे ज्यादा दूर तक वही रन करेगा।
बैंड में तो ये आप बेसिक सी कहानी है ना कि सबसे छोटा है तो उसको रन वही करते हैं। अब इस डायग्राम में देखोगे तो आपको कहानी समझ में थोड़ी थोड़ी आएगी। सबसे छोटा देखो सी वाले में, तो मैं ये बोलूंगा कि सी सबसे पहले होगा, सी के बाद दूसरा जो है वो देखो जी वाले में रुका है, 2 न्यूक्लियोटाइड तो जी होगा, फिर ए वाले में रुका है तो ए होगा, फिर देखो इसको सिक्वेंसली देखना है आपको, पहले ये है हाइट में वर्टिकली जाओगे तो उस कॉलम में नहीं देखना है आपको, इसके जस्ट अबव देखोगे तो किसी लेन में कोई बैंड दिख रहा है तो वो है जी में, तो सी के बाद जी, फिर जी से जस्ट अबव किसी लेन में बैंड दिख रहा है तो वो है ए में, फिर ए, फिर उसी के ऊपर ए, फिर उसके बाद जी, फिर टी, फिर सी, फिर ए एंड फिर जी। ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है? यस और नो? और मैं 5 प्राइम नीचे लिखूंगा कि ऊपर लिखूंगा 5 प्राइम? तो 5 प्राइम जो लिखूंगा वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? यहाँ पे मैंने सबसे स्मॉलेस्ट को 5 प्राइम शो किया था और ऊपर की तरफ जो है वो 3 प्राइम शो किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्मॉलेस्ट जो है वो आपको नीचे मिलेगा, ठीक है, और इसी से जो है सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड होगा और ये सबसे लास्ट होगा। और ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मैं बना रहा हूँ ये ओरिजिनल है या न्यूली सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है? ध्यान रखो कि टेम्पलेट नहीं है, ये तो बेसिक तौर पे जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है उसकी बात की जा रही है कि वो स्मॉलेस्ट या वो फर्स्ट जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और आगे आगे जब यहाँ जा रहा है तो लास्ट। तो हमें जो ये सीक्वेंस मिल रहा है 5 to 3, ये जो है कहीं ना कहीं बेसिक तौर पे न्यूली सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, नया सिंथेसाइज्ड है, ठीक है, न्यू स्ट्रैंड मिल रहा है। और न्यू स्ट्रैंड हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना ओरिजिनल टेम्पलेट। तो हमें अगर न्यू स्ट्रैंड मिल जाएगा तो मैं ओरिजिनल टेम्पलेट इसका कॉम्प्लीमेंट्री करके निकाल दूंगा। अगर मैं ओरिजिनल को कॉम्प्लीमेंट्री करके न्यू निकाला था तो न्यू को कॉम्प्लीमेंट्री करके ओरिजिनल निकाल दो, इट्स वाइस वर्सा। तो आराम से जो है उसको, जैसे देखो यहाँ पे आप काउंट करोगे तो सी है, देन जी है, देन ए है, फिर ए है, फिर जी है, फिर टी है, फिर सी। ये बैंड्स आप विजुलाइज कर पा रहे हो कैसे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ? ये देखो सी है तो सी, फिर ये जी है तो जी, फिर ये ए है तो ए, फिर ये ए है तो ए, फिर ये डी आपके पास जी है, फिर ये टी है, फिर ये सी है, फिर ये ए है और फिर ये जी। इस तरीके से जो है सीक्वेंस, ठीक है। ये आपके पास जो सीक्वेंस आया है वो कहीं ना कहीं बेसिक तौर पे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड का। इससे ओरिजिनल निकालने के लिए आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री लोगे, कॉम्प्लीमेंट्री लोगे तो डीएनए का जो एंड है वो भी तो कहीं ना कहीं एंटी पैरेलल होगा। तो डीएनए का एंड जो है एंटी पैरेलल करोगे, कैसे एंटी पैरेलल करोगे? तो ये अगर 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम है, तो इसका एंटी पैरेलल मतलब ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम है। तो जी का जो है वो सी हो जाएगा, ए का टी हो जाएगा, सी का जी हो जाएगा, टी का ए हो जाएगा, जी का सी, ए का टी, ए का टी, जी का सी और सी का जी। तो ये कुछ इस तरीके की कहानी है। तो आपको सैंगर मेथड से अगर ओरिजिनल निकालना है तो सैंगर मेथड से पहले आपको नए स्ट्रैंड का सिंथेस डीएनए सीक्वेंस मिलता है, उस नए से जो है फिर आपको टेम्पलेट मिलता है। ये हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोग बहुत ही एडवांस्ड होते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो टेम्पलेट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे बैंड्स हो ना, उसको डायरेक्टली जो है निकाल देंगे, जैसे जो दिया जा रहा है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री करते जाओ सीधे सीधे, ठीक है। अगर मैं इसी का निकालना हो तो मैं ऊपर देखो, मुझे पता है कि न्यू का अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो इसका जो टेम्पलेट होगा वो 5 to 3 होगा और मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री करते चले जाना है। देखो सबसे पहले ऊपर से शुरू करूंगा तो यहाँ पे ऊपर जी आना चाहिए था, मैं जी को लिख दूंगा सी, फिर उसके बाद ए की जगह टी, सी की जगह जी, देखो सी आना चाहिए था, फिर सी की जगह जी लिखा, टी आना चाहिए था, टी की जगह ए लिखा, ए आना चाहिए था उसकी जगह टी लिखा, फिर जी आना चाहिए सी लिखा और सी आना चाहिए था जी लिखा। ये मेरा डायरेक्ट जो है वो टेम्पलेट निकल जाएगा। ये थोड़ा सा जो है बस दिमाग लगाना है और कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, एक स्टेप में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे रहे हैं आप देख के कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप पहले न्यू निकालें और न्यू निकाल के टेम्पलेट निकालें। इससे फायदा क्या है कि आपको हमेशा ये पता रहेगा कि सैंगर मेथड में हमें डायरेक्टली टेम्पलेट नहीं मिलता, हमें जो है वो इनडायरेक्टली टेम्पलेट मिलता है। क्योंकि कई बार अगर आप डायरेक्टली टेम्पलेट निकालने सीख जाएंगे और उसी से करेंगे हमेशा, तो आपके माइंड में ये इंफॉर्मेशन नहीं रिटेन हो पाएगी या कभी कभी आप मिसकंफ्यूज कर जाएंगे, हम तो डायरेक्ट टेम्पलेट निकालते हैं और इंटरव्यू में गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज है, एंड भी याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, तभी तो बता रहा हूँ, बिना एंड के सीक्वेंस निकालोगे। गाड़ी का बम्पर किधर है, गाड़ी का जो हेड किधर है कैसे पता?
आपका मुंह इधर है, पैर किधर है, एंड पता होना चाहिए ना। 5 और 3 विदाउट एंड जो है ये करना ही नहीं है। कैसे ऑर्डर फिर कैसे पता चलेगा? स्टार्ट और एंड पता होना चाहिए ना, तभी तो चीजें पता कर पाओगे। चलो तो जरा सा ध्यान रखो, इसी चीज में जो सैंगर मेथड है, इसी में एक और मेथड आता है जिसको मैं बोलता हूँ दैट इज ऑटोमेटेड सैंगर। अभी तक हम जो डीडी एनटीपीस दे रहे थे, जो टर्मिनेटर दे रहे थे, वो हम रेडियो लेबल्ड या वो हम फ्लोरिसेंट लेबल्ड नहीं दे रहे थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनको रेडियो लेबल्ड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, डीडी टीटीपी को आपने ब्लू लेबल कर दिया, डीडी जीटीपी को यहाँ पे इस कलर से लेबल कर दिया, डीडी सीटीपी से, मतलब अलग अलग पर्पल ब्लू आपके ऑरेंजेस ग्रीन अलग अलग कलर से। तो आपने क्या किया, ये जरूरी नहीं कि फिक्स हमेशा ऐसा ही हो, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बट अब देखो, तो आपके जो फ्रेगमेंट्स होंगे, वो बैंड जो नजर आ रहा था, उस बैंड को आप बेसिक तौर पे ऐसे विजुलाइज करते हैं। वो आपको एक फ्लोरेसेंस देता या वो रेडियो एक्टिविटी देता। ए आएगा तो इस कलर का आएगा, जी आएगा तो इस कलर का जो है आपको आएगा, टी आएगा तो फिर इस कलर का। तो ये जैसे जैसे सीक्वेंसेस जाएंगे वैसे वैसे जो है आपको इस तरीके से पीक्स जो है वो नजर आएगा, लाइक दिस वन। तो अब देखो, पहले इस कलर का आया तो बोलो को ए है, इस कलर का आया तो जी है, ये टी टी है, फिर ये जी है, फिर ए है। तो ये आपको देखने को मिलता है। आजकल आप जो कभी सीक्वेंसिंग कराएंगे किसी भी थर्ड पार्टी या किसी कंपनी से, तो आपको ऐसे ही रिजल्ट देता है। और इस रिजल्ट को कैसे आप पता कर सकते हैं? बेसिक सा यही है कि यहाँ से आप देखो और इस तरीके से चलेगा, ये पोजीशन है और ये टाइम के साथ कैसे आ रहा है, यहाँ पे ये चीजें चल। तो जितने भी आपके डीडी एनटीपीज हैं उनको डिफरेंटली फ्लोरेसेंट लेबल किया, सेम उसी तरीके से रिएक्शन परफॉर्म किया, और जैसे उसी तरीके से रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद जो आपको फ्रेगमेंट जनरेट हुए, उसको एक सीक्वेंसिंग रिएक्शन के बाद कलरिंग जो है एक कैपिलरीज के थ्रू ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग में आपने किया। इसी सीक्वेंसिंग को हम ऑटोमेटेड बोलते हैं। और ऑटोमेटेड आ जाने के बाद आप जैसे ही लेजर से पास करेंगे, लेजर उस फ्लोरेसेंट लेबल्ड मॉलिक्यूल को एक्टिव करेगा, और वो मॉलिक्यूल जो है वो फ्लोरेसेंस शो करेंगे। वो फ्लोरेसेंट डेटा आपको ऐसे विजुलाइज होना शुरू हो जाएगा। ये कलर आप खुद से ही डेट आता है या हम देते हैं? फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल जो आपके पास है आप उसी का यूज करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो मंगा लीजिए, चाहे तो खुद लेबल करिए। आपको बेबी पिंक चाहिए तो उसके लिए आपको वैसा कलर का फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और खुद ऐड ऑन करना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट जो कलर आते हैं उनको यहाँ पे शो किया गया। ठीक है, आपको जो अपने मन का चाहिए तो आपको फिर वैसा फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल ढूंढो कि कोई ऐसा फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल हो जो बेबी कलर पिंक कलर का फ्लोरेसेंस करे, और उस फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को जो है बेसिक तौर पे ऐड ऑन करो। ठीक है, आई वांट ग्रे, हाँ ये जो है आप ही के लिए तो बनाया जा रहा है ना। ब्लैक चाहिए, ग्रे चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो है ये कंडीशंस आपके साथ। पीक जो है फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसी किसी की पीक्स जो है वो ज्यादा होती है, किसी किसी की कम होती है। इस चीज को जरा देखो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा कहानी देखने को मिलेगा। देखो, ये कुछ फ्रैगमेंट्स है। इस फ्रैगमेंट्स को जैसे ही आप ऐसे जो सैंपल को पुट करोगे, लेजर पास है, देखो जो जो कलर यहाँ पे जा रहा है, ऐसे सैंपल्स आप उस कॉलम में कैपिलरी में पुट करोगे तो आपने फ्रैगमेंट जनरेट कर लिए हैं, और उसको जो जो कलर आ रहा है देखो ऐसे आपके ग्राफ बन रहे हैं। तो ये सारे फ्रैगमेंट्स, और इन सारे फ्रैगमेंट्स से जो है ठीक है। तो इस तरीके से जो है ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग चलती है। इसमें आपको जेल बैंड्स वगैरह रन करने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर खुद आपको सीक्वेंस बता देता है। आपको सिर्फ सीक्वेंसिंग को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, जिस कलर का है उसी कलर के हिसाब से फ्लोरेसेंस आएगा। ठीक, चला देखो, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। क्या आगे बढ़ने की कोशिश में क्वेश्चंस के तौर पे देख, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। मेरे पास जो है, मैं ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग में मैंने एक सीक्वेंस रखा है। ऊपर जो रखा है वो है टेम्पलेट, और टेम्पलेट के बाद ये है प्राइमर। अब इस प्राइमर के बाद जी के बदले यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगा, और जी के बदले क्या होगा, वो है सी। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए होगे। तो अब मैंने परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे देखो डीएनए पॉलीमरेज है, Mg2+ बफर, ये सब आपने दिया होगा। ये है डीएनटीपी सारे के सारे, और ये है डीडीएनटीपी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि आप सारे के सारे ऑल 4 डीएनटीपीज को,
ऑल 4 डीएनटीपीज को और साथ में ऑल 4 डीडीएनटीपीज को जो है वो सिंगल रिएक्शन मिक्सचर में जो है वो दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सारे ही रिएक्शन मिक्सचर में उसको देना, आप सीधे जो है क्या करें कि रिएक्शन मिक्सचर में दे दीजिए। वहां पे जो है आपको फ्रेगमेंट जितने बनेंगे, कैसे बनेंगे जरा देखना, मैंने एक ही रिएक्शन मिक्सचर में परफॉर्म किया, अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो इनकॉर्पोरेट होगा वो आपके, देखो यहाँ पे जी जी के बाद अब सी होना है, अब सी होना है तो डी सीटीपी और डी सीटीपी और डी सीटीपी दोनों में जो है कंपटीशन होगा। अगर डी सीटीपी आएगा तो वो इस कलर का फ्लोरेसेंस शो करेगा, ब्लू कलर का, और अगर डी सीटीपी आएगा तो कोई फ्लोरेसेंस नहीं होगा। तो पहला फ्लोरेसेंस जो होगा वो आपको देखो ब्लू कलर होगा, द फर्स्ट जो सबसे छोटे साइज का फ्लोरेसेंस है ब्लू, पहला, पहले आपको सबसे पहला फ्लोरेसेंस कौन सा मिलेगा, ब्लू मिलेगा, क्योंकि चांसेस इसी के आने के सबसे पहले, तो आप बता दोगे सर सी होगा, क्योंकि पहला जो पीक आएगा वो ब्लू आएगा। देन दूसरा फ्लोरेसेंस किस कलर में आएगा, आप देखो तो दूसरा भी ब्लू ही आएगा, तो दूसरा भी पीक ब्लू आएगा, तो यानी दोनों ही सी सी है। देन अगेन आपके पास तीसरा फ्लोरेसेंस जो आएगा वो एक आएगा, यानी ग्रीन आएगा, तो उस तरीके से आपने देखा कि वो ग्रीन आ रहा। देन अगेन जो है आप अगला फ्लोरेसेंस देखोगे तो ए के बदले टी है, और टी का मतलब है कि वो रेड आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं पीक्स यहाँ पे शो कर रहा था इन डायग्राम्स में, ये पीक्स जो है वो कैसे अब आ रहा होगा, कैसे आप पता कर रहे कि पहले कौन आ रहा है फिर कौन आ रहा है फिर कौन, लाइक दिस वन, ये चलता चला जाएगा डायरेक्टली, जो है ये डेटा आपको कंप्यूटर के डिस्प्ले पे नजर आता है। कंप्यूटर जानते हैं, एक जो है मशीन है जिसमें एक डिस्प्ले होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू माउस कीबोर्ड ऐसे होता है, तो उस कंप्यूटर के डिस्प्ले में जो है आपको ऐसा डेटा जो है नजर आता है। वो क्यों नजर आ रहा है वो आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है मैं शो कर, ठीक है। अब टी के बाद फिर देखो अब जी है, जी के बदले सी है, यानी फिर से ब्लू, फिर देखो सी है तो सी के बदले जी, यानी नाउ दिस विल बी येलो, ठीक है। फिर कौन सा आएगा, फिर दो ए है यानी दो टी होगा, यानी दो बार रेड आएगा, एंड इसके बाद जो है फिर सी है तो दैट विल बी जी आएगा, यानी कि येलो, और फिर टी है तो ए आएगा। तो इस तरीके से ये पीक्स आपको देखने को मिलेगा। क्या समझ पा रहे हैं जनाब? तो मैं जो है अगर यहाँ पे शो करूं तो कुछ पीक्स ऐसे नजर आ रहा होगा, दिस वन, दिस वन, ठीक है। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ सो दैट कि अब आप थोड़ा देख ले। एक बार ग्रीन आएगा, फिर जो है वो रेड है, फिर जो है इसके बाद ब्लू, येलो, फिर दो बार रेड, इस तरीके से। फिर आपके पास जो है ये ब्लू है, येलो है, और लास्ट में जो है वो ग्रीन है। लाइक दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम मेंशन कर सकते हैं। तो आप इसमें देखोगे तो आप बता सकते हो कि भैया ये सी सी होगा, फिर ग्रीन आ रहा है तो ए होगा, फिर ये जो है रेड आ रहा है तो टी है, फिर ब्लू आ रहा है तो सी है, फिर जो है जी है, फिर जो है टी टी है, फिर जो है येलो आ रहा है तो जी, और फिर जो है ग्रीन आ रहा है तो वो है ए। अब ये जो सीक्वेंस है वो आपको न्यूली सिंथेसाइज्ड का मिलेगा 5 to 3, इसका जो है अब कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो जाके आपको टेम्पलेट मिलेगा। तो टेम्पलेट जो है हमेशा न्यूली सिंथेसाइज का कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये कंडीशन है। मैं अभी कुछ देर पहले बोला, शायद आपने सुना नहीं। यहाँ पे बार बार जो है कोई पूछ रहा है, 2 बार मैं बोल चुका हूँ कि पीक जो है वो इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस को शो करता है कि कितना फ्लोरेसेंस है। हर मॉलिक्यूल की अपनी एक इंटेंसिटी है,
तो हर मॉलिक्यूल के फ्लोरेसेंस की जो इंटेंसिटी है उसके बेसिस पे उसका पीक जो है वो डिटरमाइन होता है। ठीक है, ये कहानी है। और किसी को कोई समस्या है? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है शो किया जा सकता है। ठीक है, आपको ये फ्रैगमेंट्स मैं बना के दिखा दिया हूँ, लेकिन जनरली क्वेश्चंस में कुछ इस फॉर्म में जो है डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। और जब डेटा इस तरीके के अवेलेबल होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको नीचे लिखना होता है 5 प्राइम, ऊपर लिखना होता है 3 प्राइम, और पहले आप एक न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को निकालेंगे। तो ये देखोगे टी है, ये है सी, जी, ए, जी, टी, सी, ए, जी। ये जो है वो न्यू स्ट्रैंड है। इससे अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री करके टेम्पलेट निकालना पड़ेगा। तो न्यू से जब टेम्पलेट निकालेंगे तो 5 प्राइम हो जाएगा, और इससे जब निकालेंगे तो दैट विल बी लाइक कि अब टी से ए, इस तरीके के केसेस को आप शो कर सकते। ठीक है, सो वी कैन सिंपली से दैट कि इस तरीके की कहानी जो है वो आपको देते हो। ये समझ में आ गया है निकालना, या किसी को तकलीफ है कि कैसे जो है टेम्पलेट और कैसे न्यू स्टैंड हम सैंगर मेथड से जो है आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, अब ये सीक्वेंस है। अब इसमें जो है क्या होगा इसका, जो अगर मैं मेंशन करूं तो टेम्पलेट क्या होगा और न्यू क्या होगा। अगर मैं टेम्पलेट पूछ रहा हूं तो टेम्पलेट कैसे बताएंगे? टेम्पलेट क्या होगा? व्हाट विल बी द टेम्पलेट? पोल कहां से? मैं अब ऑप्शन नहीं देने जा रहा हूं, आप खुद बताओ, देखूं मैं कितने लोगों के पास दम है पता कर पाए। मैंने टेम्पलेट पूछा है, और बिना एंड से जो है, बिना एंड के टेम्पलेट बता रहे हो, मतलब जो है चले जाओ बिना पानी में डूबने के लिए। कैसे बिना 5 प्राइम 3 प्राइम से कुछ भी ATGC लिख रहे हो? ये कौन लिखेगा भाई कि किधर 5 प्राइम है किधर 3 प्राइम है? सिर्फ सीक्वेंस लिखना थोड़ी जरूरी होता है, एंड कौन लिखेगा उसका? एंड लिखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। देखो, सबसे पहले मैं न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड को निकालूंगा तो ऊपर लिखूंगा मैं 3 प्राइम, और नीचे लिखूंगा जो है वो 5 प्राइम। ठीक है, अगर मैं मेंशन करूं तो सबसे पहले ये देखोगे तो ए है, फिर डबल जी है, फिर जो है वो फिर से ए है, फिर है सी, फिर है टी, फिर ट्रिपल ए है, और फिर जो है जी है, फिर आपके ट्रिपल सी है, और फिर जो है वो ए है, फिर टी है, फिर जी है। ये ये न्यू है। अब इससे न्यू से मुझे अगर टेम्पलेट निकालना हो तो ऊपर लिखेंगे 5 प्राइम और फिर शो करेंगे। सो दैट शुड बी टी सी सी, टी, जी, ए, टी, 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 सी, जी, 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 टी, ए, सी। ये है। सभी को क्लियर है? चल, ये बताओ। टेम्पलेट ही बताना होता है, न्यू स्टैंड जल्दी नहीं पूछा जाता, आपको बताना टेम्पलेट है, और बिना एंड को मेंशन किए नहीं बताना है कि कौन से एंड की बात हो रही है, वो आपको मेंशन करना है। बिना उसके जो है बताए तो फिर गड़बड़।
चलो रिया ने बताया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड के ऊपर जब मैं बात करूं तो देखो ये आएगा, जिसमें ये एंड जो है वो 5 प्राइम होगा और ये जो है वो 3 प्राइम एंड होगा। इसके बाद इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री ले लोगे तो वो आपका टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसमें अगर देखो तो जरा सा ऑप्शन आप चूज करो। ठीक है, मैं आपको पोल देने वाला हूँ। देखो पूरा सीक्वेंस आपको मैच करने की जरूरत नहीं, आप जो है एंड टू एंड भी मैच कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से जो है किस तरीके से होगा। जब भी क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आप क्या मान के चलेंगे कि आपको जो है वो टेम्पलेट ही बताना है। और एंड का बहुत ध्यान रखे रहेंगे, क्योंकि एंड ध्यान नहीं रखे रहेंगे तो सारा जो है वो गुड़गोबर हो सकता है। और इसमें जो है सारे लोगों को गुड़गोबर होते हुए मैं देखने की कोशिश भी करने की, मैं जो है गूगली दूंगा और गुड़गोबर करवाऊंगा भी, देखना। ठीक है, चलो तो देखते हैं कितने लोगों ने गुड़गोबर किया हुआ। देखा, मैंने बोला ही था कि जो है गुड़गोबर। कुछ लोगों को तो बहुत दुख हो फील हो रहा होगा कि उसने उन्होंने तो ऑप्शन ई को सेलेक्ट किया था और मैंने ऑप्शन ई दिया भी नहीं है। ठीक है, तो आपको दुखी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सही है भी नहीं। देखो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से न्यू स्ट्रैंड निकालूंगा तो 3 प्राइम से ये ए आएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा टेम्पलेट होगा वो टी टी होगा और वो 5 प्राइम इंड से होगा। तो 5 प्राइम इंड से देखो ट्रिपल ए नहीं होगा, 5 प्राइम इंड से ए ट्रिपल सी नहीं होगा, ट्रिपल टी हो सकता है, ट्रिपल जी नहीं। आपका सीधा आंसर ही आ रहा है, इतने से ही जो है वो हो जाता है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें दोनों ही स्टैंड पूछा है, तो आप जो है टेम्पलेट से निकालो चाहे नॉन टेम्पलेट से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो पोल पे देखते हैं। देखो अब सवाल ये आता है कि इसमें जनरली हम ऊपर वाले स्टैंड को टेम्पलेट करते हैं और नीचे वाले स्टैंड को जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री या न्यू स्टैंड शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 3 प्राइम शो करूँ न्यू स्टैंड के लिए तो वो हो जाएगा टी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा आपके पास टी। तो टीसी एटी जो है वो न्यू के लिए है 3 प्राइम एंड से। जरा देखो 3 प्राइम एंड से जो है ये टीसी एटी नहीं है, 3 प्राइम एंड से टीसी एटी नहीं है, 3 प्राइम एंड से टीसी एटी है यहाँ पे जो है। तो एक ही ऑप्शन में जो है मैच हो जा रहा था, इतने से ही का उसका जो है बाकी आप निकाल सकते। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आते रहते हैं, आप कर सकते। अब इसी से मिलता जुलता जो है एक और टेक्निक जो मैंने मेंशन किया था वो है मैक्सम गिलबर्ट। थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि मैक्सम गिलबर्ट जो है वो क्या कहते थे। मैक्सम गिलबर्ट ने भी सैंगर जैसा ही काम किया था लेकिन थोड़ा सा अलग किया था। इन्होंने हाइपोथेसिस जो दिया था 1976 में दिया था, और पे जाके पब्लिश मतलब बेसिक तौर पे जो पब्लिकेशन से नॉल रिकॉग्निशन था 1977 में मिला। एलन मैक्सम एंड गिलबर्ट जो है, इन्होंने दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये काम किया था। और ये मेथड जो है वो केमिकल मॉडिफिकेशन मेथड या केमिकल डिग्रेडेशन मेथड कहलाता है। ये मेथड जो है वो चेन टर्मिनेशन नहीं है, जैसा सैंगर था वैसा नहीं है, इससे थोड़ा सा अलग है। मैक्सम गैल्बर्ट मेथड को केमिकल मेथड या केमिकल डिग्रेडेशन मेथड बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं उसके पीछे कहानी है, क्योंकि ये चार अलग अलग केमिकल्स को जो है यूज करते हैं, और चार अलग अलग केमिकल्स को यूज करके बेसिक तौर पे जो है कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो कौन से 4 अलग अलग केमिकल्स है? उनमें से सबसे पहला केमिकल है वो है डाई मिथाइल सल्फेट, दैट इज DMS। डाई मिथाइल सल्फेट एक ऐसा रिएजेंट है जो कि मॉडिफाई करता है N7 ऑफ गुआनिन and then opens the ring between C8 and the C9। DMS जो है मॉडिफाई करता है N7 ऑफ द गुआनिन को और C8 और N9 के बीच के रिंग को ओपन करता है। ये है बेस स्पेसिफिक रिएक्शन की कहानी। दूसरा जो है रिएजेंट 2, दैट फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो प्यूरिन पे काम करता है, मतलब ये एडेनिन पे भी काम करता है और गुआनिन पे भी काम करता है। एंड बेसिक तौर पे ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को जो है वो तोड़ने के लिए जाना जाता है। नाउ रिएजेंट 3 जो है वो है आपका हाइड्राजीन। हाइड्राजीन ब्रेक्स द रिंग ऑफ पिरिमिडीन। हाइड्राजीन जो होता है वो पिरिमिडीन को, मतलब थाइमिडीन, थाइमिन और साइटोसिन दोनों को जो है वो तोड़ता है। एंड रिएजेंट 4 है, रिएजेंट 4 वेयर इज द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, जिसको हम शो करते हैं, जहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट है वो NaCl होता है और ये साइटोसिन को तो टोटल यहाँ पे 4 रिएजेंट है और चारों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। इनको मैं समरी के तौर पे जब शो करूं तो देखो मेरे पास रिएक्शन है, दूसरा, तीसरा और चौथा। जैसे कि उनका पूरा प्रिंसिपल अलग है और इनका पूरा प्रिंसिपल, इनका प्रिंसिपल है जिसमें टेम्पलेट, DNA पॉलीमरेज, प्राइमर, DNPs और बफर। ठीक है, वॉइस फाइन। ठीक है, पूरा अभी भी वॉच कर रहा है। चलो ठीक है, मैं जो है ये वो अगली क्लास में बता दूंगा डाउट सेशन में, क्योंकि नेटवर्क, ठीक है। सर, I was in a DDATP, what is the template will be nothing। अगर टेम्पलेट आपका तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी सब क्यों जाएगा प्राची, आपके बाकी पॉसिबिलिटीज होंगी ना। पहले एक पॉसिबिलिटी पहले कि इनकॉर्पोरेट होकर रुक जाए, लेकिन अगर ए जो है नॉर्मल फॉर्म जो रहेगा तो आगे तो एक तो पॉसिबिलिटी मिल सकता है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ।